56 इंच आपका है कि नहीं है, हम इंची टेप लेकर के नापने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन आपका ऊपर का महल खाली है, ये बात हम जरूर समझ गए हैं। अब बेईमान को बेईमान कहते हैं तो कहते हैं कि आप देश की आलोचना करते हैं। चुप लुच्चा, तुम देश कब से हो गया जी? एक बात बताइए हमको, ये जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, ये जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, ये जो मंदिर मस्जिद का रगड़ा है, ये जो जात पात की लड़ाई है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि एक कहानी मैं आपको सुना देता हूं। बचपन में पढ़े थे हम लोग स्कूल में कि एक सेठ बीमार था और उस सेठ के 4 बच्चे थे। चारों बच्चे आपस में लड़ते रहते थे। सेठ को इस बात की चिंता थी कि मेरे मरने के बाद ये चारों भाई आपस में लड़ेंगे और सारा संपत्ति जो हमने मेहनत से कमाया है उसको ये बर्बाद कर देंगे। वो सेठ बेड पे पड़ा हुआ था और एक दिन अपने चारों बच्चों को बुलाया और चारों को 4 लकड़ियों का एक गट्ठर दिया, बारी बारी से कहा तोड़ करके दिखाओ। कोई भाई उसको तोड़ नहीं पाया। फिर उस लकड़ी को एक एक करके दिया, सबने उसको तोड़ दिया। वो यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस देश के जो आम लोग हैं, बोलिए समाज में ज्यादा गरीब लोग हैं कि अमीर लोग हैं? बॉर्डर पर गरीब का बच्चा मरता है कि मंत्री जी का बच्चा मरता है? किसान खेत में जो आप आत्महत्या कर रहे हैं वो गरीब है कि अमीर हैं? और सरकार को वोट देने वाला लोग गरीब है कि अमीर है? तो ऐसा कैसे हो रहा है? हम ही वोट दे रहे हैं, हम ही सरकार चुन रहे हैं और हमारे साथ ही सारी समस्या हो रही है। कभी तो आपके मन में यह विचार आना चाहिए ना कि भाई हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी अगर मिल भी जाए तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा। और जिस एमएलए को आप वोट देते हैं ना, अगर वो एक बार एमएलए बन गया है तो उनको जीवन भर पेंशन मिलेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिपाही जी कि माने विधायक को पेंशन मिलेगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा? बैंक में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, रेलवे में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन मंत्री जी को पेंशन मिलेगा। ये बेईमानी है कि नहीं है? है ना? अरे बोलिए, डरते का है? वेतन थोड़ी बंद कर देगा सरकार। ये बेईमानी है ना? हो तो बेईमान को बेईमान कहना गलत बात है। बेईमान को बेईमान कहना पड़ेगा ना। अब बेईमान को बेईमान कहते हैं तो कहते हैं कि आप देश की आलोचना करते हैं। चुप लुच्चा, तुम देश कब से हो गया जी? देश हम हैं। देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनसे देश बनता है और उनके हक और अधिकार की बात करना ही देश की बात होती है। मन की बात, अपने मन की बात, हमारे काम की बात कब होगी? इस देश के आम आवाम की बात कब होगी? इस देश में जो शिक्षा की हालात पैदा की गई है उस पर सवाल कब खड़ा किया जाएगा? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता है कि जब राष्ट्रपति जी का वोट एक और जूता सिलने वाला का वोट एक, फॉर्चूनर पे चलने वाला का वोट एक, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का वोट एक और A1 साइकिल पर घूमने वाला का वोट एक, जब इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है तो ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान सबको शिक्षा एक समान? ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो देश के नागरिकों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और देश के नागरिक कैसे मजबूत होते हैं? देश के नागरिक जिम जाने से खाली मजबूत होंगे? 21वीं सदी में हम लोग रहते हैं। 21वीं सदी को कहते हैं कि यह तकनीकी युग है, यह सूचना क्रांति का युग है। इस सूचना क्रांति के युग में शरीर से सिर्फ ताकत नहीं होता है। 56 इंच आपका है कि नहीं है, हम इंची टेप लेकर के नापने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन आपका ऊपर का महल खाली है, ये बात हम जरूर समझ गए हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि देश की मजबूती देश के लोगों से होगी और देश के लोग कैसे मजबूत होंगे? जब उनको पढ़ने की व्यवस्था दी जाएगी, जब उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा,
अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज पावर। एक बड़े विद्वान ने लिखा कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति होती है। भगत सिंह ने लिखा है कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते हैं, विचारों की शान की जरूरत होती है। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल वेपन विच यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। किसी भी समाज को बदलने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। और आपने शिक्षा की हालत क्या की है? आप लगातार शिक्षा के बजट को घटा रहे हैं। शिक्षा का बजट आप लगातार क्यों कम कर रहे हैं? शिक्षा का बजट आप लगातार इसलिए कम कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा होना बंद हो जाएं। क्योंकि जब पढ़ लिख लेगा तो सवाल पूछने लगेगा, और जब सवाल पूछने लगेगा तो नागरिक बन जाएगा। और जब देश में रहने वाले लोग नागरिक बन जाते हैं तो राजा होने का इनका गुमान चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए लोगों को मूर्ख बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और आज जो गुलामी की जंजीर है वो दिखती नहीं है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि हाथी के बच्चा को पकड़ लेते हैं और उसके पैर में एक जंजीर डाल देते हैं। हाथी का बच्चा बार बार उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस जंजीर को वो तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि वो जंजीर वो तोड़ नहीं सकता। एक दिन हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, हाथी हो जाता है, जंजीर छोटा हो जाता है, फिर भी उसके पांव उस जंजीर में जकड़े रहते हैं, क्योंकि बचपन में उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि वो जंजीर नहीं तोड़ सकता है। हम हाथी का बच्चा है, हम मनुष्य का बच्चा है। हम मनुष्य का बच्चा है, हम सोच सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सवाल खड़ा कर सकते हैं और अपने सवालों पर लोगों को संगठित कर सकते हैं। और लोगों को संगठित करके हमारे हक और अधिकार को जो छीनने वाली सत्ता है, जो शक्ति है, उसको हरा सकते हैं और भगत सिंह के सपनों का भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा मनुष्य होने का ताकत होता है। इसीलिए मैं आप तमाम विद्यार्थियों को जो इस प्रतिनिधि सेशन में आगे चल करके हिस्सा लेंगे, उनसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि एक गंभीर दौर से हमारा देश गुजर रहा है। इस गंभीर दौर में हमको इस बात को समझना होगा कि आज के डेट में हमको इस देश में नागरिकों के अधिकार को बचाने की जरूरत है। नागरिक होने के उस एहसास को बचाने की जरूरत है। और यह जो भारत भूमि है, जहां पर एक से एक विभूतियों ने जन्म लिया है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को याद करते हुए इस वर्तमान में संघर्ष करके न्याय और बराबरी के लिए लड़ करके हमको बेहतर भविष्य का निर्माण करना होगा। बोलिए साथियों, आपने जो इस आईएसएफ का झंडा उठाया है, आप बेहतर भारत के निर्माण के लिए संघर्षरत हैं कि नहीं है? आप इसको लेकर के आगे चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं? जब चलना चाहते हैं तो एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यह लड़ाई गंभीर है। इस लड़ाई में आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जब आप ताकतवर लोगों के सामने सवाल खड़ा करेंगे तो आपको विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात आप लोगों ने भी सुनी होगी, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमको न्याय के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमको बराबरी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपने दिमाग का, अपनी तर्क शक्ति का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे मित्र जो भाजपा के समर्थक हुआ करते थे, वो आजकल आकर के हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात पहले हमको ठीक नहीं लगती थी, अब ठीक लगती है। तो हम बोले कि हमारी बात तुमको पहले ठीक क्यों नहीं लगती थी? तो बोला कि तुम जब बोलते थे ना तो मेरी भावना आहत हो जाती थी। हम बोले हम समझते हैं दोस्त, दिल है तुम्हारा, पर तुमने दे दिया है इसको, एक झूठे को। वो झूठा वादा करके तुम्हारे दिल को चुरा लिया है, तुमने दिल उसको दे दिया है। कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्यार का हम सम्मान करते हैं। कोई कहावत है ना, दिल आया गधी पर तो परी का क्या करें।
दे दिए दिल, कोई बात नहीं है, दिल का हम सम्मान करते हैं। माँ बाप भी जब कहते हैं ना, पढ़ लो, समय बर्बाद मत करो,